छत्तीसगढ़ में जल संकट गहरा रहा है। हालत यह है कि राज्य के 1297 जल निकाय स्थायी रूप से सूख चुके हैं। छत्तीसगढ़ में पानी के संकट को इस बात से समझा जा सकता है कि राज्य के 146 विकास खंडों में 5 विकास खंड क्रिटिकल यानी संकटपूर्ण श्रेणी में आ चुके हैं, जबकि 22 विकास खंड सेमी क्रिटिकल श्रेणी में हैं। यानी राज्य के 18.5% हिस्सा पानी के मामले में खतरनाक स्थिति में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जरूरी बात। मैं हूं आयुषी शर्मा। पिछले सप्ताह राजस्थान में देश भर के जल मंत्रियों के सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने छत्तीसगढ़ के जल संचयन प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जल संरचनाओं के निर्माण में छत्तीसगढ़ अग्रणी है और इसके नवाचार मॉडल अन्य राज्यों के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने दावा किया कि अब तक राज्य में 2,29,000 से अधिक जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण हो चुका है, जिससे जल संसाधनों का सतत संवर्धन हो रहा है। जाहिर है, पिछले 5 सालों में भूपेश बघेल की सरकार में नरवा योजना के तहत हुए काम को ही केंद्रीय मंत्री गिना रहे थे। इन योजनाओं की सफलता विफलता और राजनीति के अपने दांवपेच से अलग पिछले ही महीने जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने ही वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की और देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की हालत पर भी चिंता जताई थी। सच क्या है, झूठ क्या है, कहना मुश्किल है, लेकिन गर्मी ने अभी छत्तीसगढ़ में दस्तक दी ही है और अलग अलग जिलों से आने वाली खबरें चिंता में डालने वाली हैं। पानी अभी से पाताल की ओर जा रहा है, तालाब सूखने लगे हैं, नदियों में पानी की धार कमजोर पड़ रही है। मूलतः ये दुर्भाग्य है, छत्तीसगढ़ में ना जलों की ना जल स्रोतों की कोई नीति छत्तीसगढ़ में बना है। अलग अलग सरकार पिछले 24 साल में बना है, लेकिन किसी ने इसके प्रति कोई ध्यान नहीं दिया। जो एक भयानक उल्लेखनीय फर्क आपको जलों पर पड़ा, जल की उपलब्धता पे पड़ा, बारिश पे पड़ा। और ये अगर देखा जाए तो वनों की घनत्व और वनों की आच्छादन दोनों में कमी आई। इसलिए बारिश की मात्रा में कमी आई, बारिश की दिनों के अवधि में कमी आई। हर साल केंद्र सरकार ने भू जल संसाधन की रिपोर्ट जारी करते हैं, लेकिन उस संसाधन रिपोर्ट पर अगर स्टेक होल्डर से चर्चा ना हो, उस संसाधन के रिपोर्ट को लेकर कोई योजना ना बने टाइम के साथ, जिम्मेदारी के साथ, तो रिपोर्ट एक रिचुअल्स हो जाते हैं। पिछले दिनों में जो अनुभव है वो देखा गया, सरकार प्रशासन उस रिपोर्ट को रिचुअल्स की तरह मानते हैं। आज जरूरी है कोई भी रिपोर्ट केंद्र सरकार के, ये राज्य सरकार के अगर बने तो उसकी एक फॉलोअप प्लान बनना चाहिए और उस फॉलोअप प्लान में विकेंद्रीकरण के निर्णय पे जोर देना होगा। जहां नारवा गरवा की बात है, जो पूर्ववर्ती सरकार ने चालू किया था, सोचा था, कार्यक्रम तो अच्छा है, योजना अच्छा होने से बा आपके सदिच्छा होने से कोई भी कार्यक्रम, कोई भी योजना सफल नहीं हो सकता। इसलिए उसकी प्रभाव भी हमें दिखता नहीं। केंद्रीय भूमि जल रिपोर्ट 2024 के अनुसार प्री मानसून 2023 के दौरान जल स्तर की गहराई की तुलना जब प्री मानसून 2022 से की गई तो पता लगा कि देश के कई हिस्सों में भूजल स्तर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। जिन राज्यों में भूजल स्तर में काफी कमी देखी गई है, उनमें छत्तीसगढ़ भी एक है।
ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में पानी कम बरस रहा है। छत्तीसगढ़ में सामान्य वर्षा 1266 मिलीमीटर से अधिक दर्ज की जाती है, लेकिन पानी को संचय करने की कोशिश नहीं होती। वर्षा से भूजल के पुनर्भरण की योजना और दावे तो खूब हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा नहीं है। हालत ये है कि राज्य के 166 विकास खंडों में से 5 विकास खंडों यानी 3.42% को क्रिटिकल और 21 इकाइयों यानी 14.38% को सेमी क्रिटिकल की श्रेणी में रखा गया है। केवल 120 इकाइयां ऐसी हैं जिन्हें सुरक्षित मूल्यांकन इकाइयों की श्रेणी में रखा गया है। जल पुनर्भरण या रिचार्ज की बात करें तो छत्तीसगढ़ का 3119.6 वर्ग किलोमीटर यानी 2.94% क्षेत्र क्रिटिकल है। 14,090.19 वर्ग किलोमीटर यानी 13.28% क्षेत्र सेमी क्रिटिकल की श्रेणी में है। आपको बता दें, जहां भूजल का 100% या इससे ज्यादा इस्तेमाल होता है, उस विकास खंड को अति दोहन की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि 90 से 100% तक भूजल पर निर्भर रहने वाले ब्लॉकों को क्रिटिकल यानी संकटपूर्ण माना जाता है। 70 से 90% तक इस्तेमाल करने वाले सेमी क्रिटिकल और 70% से कम भूजल स्रोत का दोहन करने वाले ब्लॉक को सुरक्षित श्रेणी में रखा जाता है। इस लिहाज से देखें तो छत्तीसगढ़ के 146 में से 38 ब्लॉकों में भूजल दोहन 30% से कम है, जबकि 29 ब्लॉकों में 30 से 50% के बीच है। इसी तरह 49 ब्लॉकों में 50 से 70% के बीच है, जबकि 30 विकासखंड ऐसे हैं जहां 70% से ज्यादा भूजल निकाला जा रहा है। पूरे राज्य में औसतन भूजल दोहन 49.58 है। विशेषज्ञों का कहना है कि सौर ऊर्जा या कम कीमत पर मिलने वाली बिजली के कारण दिन रात भूजल को उलीचा जा रहा है। रही सही कसर धान की खेती कर दे रही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर गुजरात और दूसरे शोधकर्ताओं का दावा है कि यदि पृथ्वी का तापमान बढ़ना जारी रहा तो सिंचाई के लिए भूजल पर निर्भर धान की खेती के कारण लगभग 13 से 43 घन किलोमीटर भूजल की हानि हो सकती है। इन शोधकर्ताओं का कहना है कि धान के 37% क्षेत्र को अन्य फसलों में बदल दिया जाए तो 61 से 108 घन किलोमीटर भूजल बचाया जा सकता है। हालांकि इस पर कई तर्क भी हैं, लेकिन इससे कौन इनकार करने की स्थिति में है कि साल दर साल भूजल के दोहन के कारण जल संकट गहरा रहा है। खेती के लिए पानी से लेकर पीने के पानी तक पर इसका असर देखा जा सकता है। कुछ दिन पहले ही कोरियाई भूभौतिकीविद कीवियन सेओ और उनके सहयोगियों का शोध पत्र जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में पब्लिश हुआ है। इस शोध में कहा गया है कि धरती से अंधाधुंध जल दोहन न सिर्फ पृथ्वी को झुका रहा है, साथ ही धरती की घूमने की गति बदल रहा है और समुद्र के जल स्तर में भी वृद्धि कर रहा है। इसके अलावा भूजल के भयावह उपयोग के कारण दुनिया के कई देश भूमि धसाव का सामना कर रहा है। इसका एक छोटा सा उदाहरण जकार्ता है, जो इतनी तेजी से धस रहा है कि इंडोनेशिया किसी नए शहर को अपनी राजधानी बनाने पर विचार कर रहा है। भारत इससे अछूता नहीं है। कई राज्यों में जमीन धस रही है। अभी जरूर इस बात पर खुश हुआ जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में स्थिति इतनी भयानक नहीं हुई है, लेकिन ऐसी मुश्किल हालात भारत से बाहर या भारत के दूसरे हिस्सों तक ही नहीं रहेगी, ये तो बहुत साफ है। छत्तीसगढ़ के लिए जरूरी है कि एक दीर्घकालीन जल नीति बनाकर उसका गंभीरता से पालन किया जाए। जरूरी बात में फिर होगी बात।